Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास को लेके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ी थी कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सभी पार्टिकल्स पे फोर्स जीरो होगा। अब अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कभी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज पूरे ऑब्जेक्ट का मास किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास का फोर्स है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, तो एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन। अब अगर बच्चा लोग एफ नेट जीरो है तो सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं। a1 will not equal to 0, a2 will not equal to 0 and so on। अब अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो क्या वेलोसिटी बदलेगी? नहीं। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्या v1 v2 भी कांस्टेंट रहेंगे? नहीं। अरे भाई, एक्सेलरेशन, पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब इनके कारण जो वेलोसिटी है बच्चा लोग वो कैसी रहेगी? वेरिएबल। वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो बदल रही है। बट ओवरऑल जो इसका इफेक्ट है वो जीरो है। क्यों? एक वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो एक वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ओवरऑल एक दूसरे को जीरो कर देंगे। क्लियर? अब अगर सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है तो क्या फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी? इस केस में इसका मतलब बच्चा लोग याद रखना कि अगर एफ नेट जीरो है और बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो वो बाद में भी जीरो पे रहेगा। इन शॉर्ट, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब? जब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तब। अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं, फिर तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इनिशियल 5 तो फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। बच्चा लोग, ये मत अपने दिमाग में घुसाना कि इसके होने से ये और ये जीरो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके होने से ये और ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। अब अगर जीरो है तो ये भी जीरो, अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो। ठीक है? इतनी कहानी हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिटेल में समझी थी। चलिए मैं आपको इसके दो एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। भाई, ये चीज कब हमें दिखाई देगी प्रैक्टिकली? कब ये चीज दिखाई देती है? चलिए आइए। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, मास है इसका m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास है m2। मैं इसको पूरा एक सिस्टम बोल देता हूं और बोल देता हूं कि इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है। अब बच्चा लोग, ये दोनों फोर्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। हमने स्टैंडर्ड लाइन में पढ़ा था ना, F is equal to G m1 m2 by r²। पढ़ा था ना? इसका मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं F21। ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते हैं F12। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, देखो, नेट फोर्स जीरो है। अब ये सिस्टम के दो पार्टिकल हो गए, लेकिन पार्टिकल के फोर्स जीरो नहीं है। यही तो हमने कहा था कि नेट फोर्स कैन बी जीरो, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि उसके पार्टिकल के फोर्स भी जीरो हो जाए। नॉट एट ऑल कंपलसरी। तो भाई, ये इस पे फोर्स लगा रहा है जो कि नॉन जीरो है, ये इस पे लगा रहा है नॉन जीरो है, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये दोनों इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि अगर मैं प्लस चार्ज और प्लस चार्ज ले लेता हूं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
रिपेल करने के लिए ये इसको यहां धक्का मारेगा, ये इसको यहां धक्का मारेगा। एंड अगर मैं इसको एक सिस्टम लेके चलूं तो इस सिस्टम पे कोई भी नेट फोर्स जीरो नहीं। देखो नेट फोर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है वो इंटरनल है ना, इसके अंदर भी इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है कि इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, या हम इसको खींच के लेके जा रहे हैं, या गाड़ी चालू है इंजन इसको लेके जा रहा है, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब देखो इसका इसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स है, लेकिन दोनों चार्ज सेम होने के कारण ये एक दूसरे को जीरो कर देंगे एंड नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। समझ आ रहा है? तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम अच्छा किसी को? ओके बच्चों, एक ही मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है, आपको एक बोर्ड दी गई है एंड कहा हुआ है कि ये बोर्ड का जो बेस है वो 4 मीटर है। एक आदमी यहां पे खड़ा है, एक मैन यहां खड़ा है जिसका वजन है 60 केजी। अब वो बंदा सडनली इस बोर्ड पे चलने लग रहा है और ये बोर्ड कहां पे है, पानी में है, ठीक है। ये बंदा इस डायरेक्शन में सडनली यहां पे चलने लग रहा है। अब इनिशियली देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बंदा है, एम इज एट रेस्ट, मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, नॉट एम, पूरा सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे। ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा बोट और मैन। अब पूछा गया है व्हाट will be the displacement, what will be the displacement of boat when m comes to another corner। और यहां पे बोला हुआ है कि एफ नेट एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2.2 मीटर बैक, 2.2 मीटर फॉरवर्ड, या तो 2.4 मीटर बैक, या तो फिर 2.4 मीटर फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा आप जरा यहां देखिए, जैसे ही ये आदमी सडनली यहां चलने लगेगा, क्या ये बोट पीछे आने लगेगी, क्या होगा? देखो एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि अगर आदमी चल रहा है तो कोई ना कोई इंटरनल फोर्स ही लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आदमी आगे जा रहा है तो बोट पीछे आएगी। देखो हो क्या रहा है, जब आप जमीन पे चलते हैं ना, आपने पढ़ रखा होगा कि जमीन को आप अपने पांव से पीछे धक्का मार रहे हैं, बदले में जमीन आपको आगे धक्का मार रही है, एक ऑपोजिट फोर्सेस। अब जमीन जो है वो तो रिजिड है, वो तो एक जगह खड़ी हुई है, तो वो चल नहीं सकती। वो क्या रहा है, हम चल रहे हैं। लेकिन इस केस में बोट चल सकती है। तो जब हम चलेंगे तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, बोट को पीछे धक्का मार रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो, आप कई बार बोट पे बैठे होंगे, आप सब जब आप बोट पे जाते हैं तो वो हिलती है। आप एक काम करना, बोट की डोरी को खोल के ना बोट के ऊपर चलना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप जहां चल रहे हैं ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट चल रही है। ऑब्वियसली बोट की स्पीड बहुत ही कम होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत फास्ट चलने लगेगी, बहुत धीमी होगी, लेकिन चलेगी जरूर। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर आदमी यहां से यहां आ रहा है तो बताओ कि बोट कितना डिस्प्लेस होगी, इस समय से बोट कितना डिस्प्लेस होगी। अब एक चीज है, देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इसके ऊपर एफ नेट कितना है, 0। एफ नेट 0 है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये पूरा एक सिस्टम समझ लो। अब ये बोट और मैन ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये दोनों मिलके
एक सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, बोर्ड की वेट हमको दे रखी होगी, एक सेकेंड, हाँ बोर्ड का वेट दिया हुआ है हमें 40 केजी। कितना? 40 केजी। अब अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 है तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यस और नो? अब अच्छा, हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो सीधी सी बात है सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही होगा ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी हो गई? 0। अच्छा, अब अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, हम ये फॉर्मूला बोल सकते हैं। देखो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने देखा था, क्या? कल एक फॉर्मूला हमने देखी थी, याद है? V center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2। अब सेंटर ऑफ मास क्या है? 0, तो ये तो 0 हो गया, ये यहां पे आएगा तो 0 into m 0, यानी बचा क्या? m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0। बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने हमारे सेंटर ऑफ मास के पहले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी सेंटर ऑफ मास फिक्स हो तो उस समय m1 r1 is equal to m2 r2 होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dr by dt। सो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं m1 v1 is equal to m2 v2? तो वही तो चीज निकल के आ रही है, बस ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस? बिकॉज वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? तो एक्चुअली यही चीज देखो यूटिलाइज हो रही है, यही आ रहा है वापस। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आता, नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, इसके थ्रू करो, ये हमेशा वैलिड होगा। ये 100% हर सिचुएशन में वैलिड होगा, लेकिन ये किसी समय पे ही वैलिड होता है। समझ आ रहा है? ओके, तो क्या करें? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि देखो एक लॉजिकल चीज है कि बोर्ड पीछे ही जाएगा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बोर्ड x पीछे डिस्प्लेस हो रहा है, x मीटर पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करने से x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने ली है वो सही है। अगर x की डायरेक्शन नेगेटिव आती है तो जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की है उसकी उल्टी डायरेक्शन होगी। चलो काम करते हैं, मैं x की डायरेक्शन को ये ले लेता हूं। मुझे पता है बोर्ड पीछे जाएगी, इसका मतलब x नेगेटिव में आना चाहिए। चलो देखते हैं, m1 इसको ले लो m1, तो ये कितना हो गया? 60। v1 ये राइट साइड चल रहा है तो पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी हमको दी है, इसकी वेलोसिटी हमको दी नहीं हुई है। तो एक काम करते हैं बच्चा लोग, देखो मुझे पता है कि आदमी जब यहां से यहां आएगा तो वो 4 मीटर ट्रैवल करेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे वेलोसिटी के बदले हम r ले लेते हैं। समझ आ रहा है क्यों r? यस, हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है ना, तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ओके, सो वेलोसिटी तो पता नहीं है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट पता है कितना? 4 मीटर, एंड राइट साइड है तो पॉजिटिव, प्लस m2 कितना है? 40, और r2 कितना है? r2 मतलब हमने कितना लिया हुआ है? x लिया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस x इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 240, इसको वहां ले जाओ तो इक्वल टू माइनस 40x, x इक्वल टू 240 अपॉन माइनस 40, ये आ गया -6। देखो x क्या आ गया? -6। बच्चा x माइनस में क्यों आया? बिकॉज जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम की थी उसकी उल्टी डायरेक्शन है। सो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और कितना हो रहा है? बाय 6 मीटर। कितना? सो x इज इक्वल टू 6 मीटर, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो। समझ आया बच्चा लोग? अब अगर हम इस शुरुआत से यही डायरेक्शन लेके चलते तो यहां पे -x लेना पड़ता। शुरुआत से अगर मैं ये डायरेक्शन लेके चलता लेफ्ट साइड वाली यानी -x, तो मैं यहां पे -x लिखता, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू पॉजिटिव ही आती। आप चाहो तो ट्राई कर लो। क्लियर हुआ बच्चा यहां तक? हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा।
सीधी सी बात है, नहीं होगा मैच। क्यों मैच नहीं हो रहा पता है? हमने गलती कर दी, ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब जरा ये बहुत ही ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। ये जो आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे या ये जो वेलोसिटी लेंगे बच्चा लोग, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो x में जो x का डिस्प्लेसमेंट है वो तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? ये तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में है। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आया तो ये तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में हो गई, लेकिन हमें क्या करना होता है इस समय? कंपलसरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना होता है। तो क्या करें? अब जरा ध्यान से सुनो। देखो ये v वेलोसिटी बोर्ड के रिस्पेक्ट में है, मुझे किसके चाहिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखा है, ना रिलेटिव वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी, या तो फिर चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। अच्छा ये कितनी मिलेगी? लेकिन ये मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? vm माइनस vb। बोलो सही है? अच्छा, और ये क्या होता है? ये तो g होता है, मतलब मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट एल्स? एक मिनट, क्या ये सही लिखा है हमने? ओके, अब क्या करें? ये जो वेलोसिटी होती है vb, एक्चुअली ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होती है बाय डिफॉल्ट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए, तो इसको यहां लेके जाते हैं, इसको यहां लेके आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए ना? नहीं, हम लोग राइट थे पहले भी। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू vm माइनस, अच्छा सॉरी बोट है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ बोट। अपने को ये चाहिए, ये है v और ये है, अच्छा v और x। बच्चा लोग देखो एक चीज आप पे ध्यान से देखो, आप लोग जब इधर जा रहे हो तो बोट इधर जा रही है, आपको ये क्या दिखाई देगा इस समय? इमेजिन करो कि आप बाहर कहीं खड़े हो, आप इस तरफ चल रहे हो, आप चले सपोज 5 मीटर और बोट चल रही है 2 मीटर। जब आप बाहर खड़े हो तो क्या आपको 5 मीटर चलते हुए दिखाई देगा? इमेजिन करो ये यूं चल रहा है और बेस यूं चल रहा है। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 माइनस एक्स। क्यों? ये 4 इधर जा रहा है और ये x इधर जा रहा है, तो ओवरऑल इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो दिस माइनस दिस, नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है ना हमको, तो हमें क्या देखना है? नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसलिए हम डायरेक्टली यहां से ले लेते हैं चीज। अब इसको कैलकुलेट करो। सो ये हो जाएगा 240 माइनस 60x प्लस 40x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? 240 माइनस 20x इज इक्वल टू 0 एंड देन ये वहां जाएगा 240 इज इक्वल टू 20x। अच्छा हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है ना, इसका मतलब ये डायरेक्शन ली हुई है, ठीक है। इधर क्या आ गया? अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। नहीं, हमने ये डायरेक्शन एज्यूम की थी ना। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 100x। अब वहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 100x एंड अब क्या हो जाएगा? ये 2.4 इज इक्वल टू x। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4, और बोर्ड कहां जा रही है? इधर। सो 2.4 बैकवर्ड। समझ आया आप लोग को? देखो फिर से एक बार बता देता हूं, यहां तक की तो कहानी आपको क्लियर थी। अब इधर क्या करना है हमको? 4 माइनस एक्स। देखो हम लोग ने नेट डिस्प्लेसमेंट इधर लिया है, नेट हम ये 4 इधर जा रहा है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है,
तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस इंसान का इधर हो रहा है, तो इसको हमने प्लस ले लिया। देखो अगर मैं इसको यहां लेता ना, अगर मैं सपोज x को इधर लेता तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट तो ऐड हो जाता, ये भी इधर जा रहा है, बोर्ड भी इधर जा रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पे 4 प्लस x आता। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता तो चलो करके देखें, ये डायरेक्शन में करके देखें हम लोग। जरा ध्यान से देखना मैं अब क्या कर रहा हूं, 60 अब मैं लिख रहा हूं 4 प्लस एक्स, क्यों? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम ले ली है और राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव, प्लस 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स पॉजिटिव बिकॉज वो राइट साइड में एज्यूम की है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 240 प्लस 60x प्लस 40x इज इक्वल टू 0। 240 प्लस 100x इज इक्वल टू 0, 100 बाहर जाएगा, डिवाइड माइनस 2.4x। देखो x की वैल्यू माइनस 2.4 आ गई, मतलब माइनस का मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी उसकी उल्टी डायरेक्शन है। हमने पॉजिटिव एज्यूम की थी तो कौन सी होगी रियल में, पीछे वाली। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, बस ये याद रखना कि आपने क्या लिया है और वैल्यू माइनस में आई है कि प्लस आई है। क्लियर हुआ बच्चा लोग? तो बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है बट बस चीजें अलग है। एक बलून है यहाँ पे जिसका मास है कुछ केजीज। अब इसके नीचे से एक बंदर है जो इसकी डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बड़ा ही अजीब बंदर है। क्या कर रहा है बंदर? इस डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसको एक सिस्टम मान लिया गया है और बोल दिया गया है कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, मतलब ना ही बलून ऊपर जा रहा है ना ही उसको कुछ हो रहा है, बस इंटरनल फोर्सेस हो रहे हैं। ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे लगाएगा। अच्छा पूछा गया क्वेश्चन, बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून shifts downward when monkey तो एक बंदर ऊपर चढ़ रहा है when the monkey reaches the topmost point। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब बंदर टॉप मोस्ट पॉइंट, अब इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा, यस और नो। तो जब बंदर यहां से यहां पहुंच रहा है उस समय बलून कितना नीचे शिफ्ट होगा हमें ये देखना है। और यहां से यहां की लेंथ हमको दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखो जब बंदर ऊपर चढ़ेगा तो धीमे धीमे बलून भी नीचे आएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर बंदर यहां से यहां पहुंचेगा तो उस समय बलून कितना नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हमको बोल दिया गया कि F0 0 है और इनिशियली सिस्टम भी कैसा है, रेस्ट पे है। इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, ये बलून। अच्छा अब हमको मंकी का वेट दे रखा है 7 kg और बलून का वेट दे रखा है 2 kg। चले कर पाएंगे आंसर? देखो क्या करना है हमको, F नेट 0 दिया हुआ है और इनिशियली रेस्ट में था तो जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी 0 हो जाएगी एंड जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो भी 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? एक तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, इनिशियली 0 तो फाइनल भी 0 एंड सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास बच्चा फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्टली m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू 0? वही प्रोसेस करके r कॉम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस r1 इज इक्वल टू 0, वही चीज करके यहां तक पहुंचेंगे। अच्छा m1 चलो बलून को ले लेते हैं। अब हम बलून नीचे शिफ्ट होगा तो हम बोल देंगे चलो वो s मीटर नीचे शिफ्ट हो रहा है। सो m1 कितना है 2, r1 कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, यस और नो? अच्छा प्लस m2 r2 कितना जाएगा, क्या r2 6 जाएगा? बच्चा अपना ध्यान से सोचना,
बंदर ऊपर जा रहा है और बलून नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये तो धीमे धीमे नीचे आता जाएगा, यस और नो, ये धीमे धीमे नीचे आता जाएगा, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, है क्या नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर जा रहा है बलून नीचे आ रहा है, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है होना चाहिए था 6, लेकिन होगा कितना अब 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा प्लस, अच्छा m2 कितना है 7 kg, सो ये हो गया 42 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस 9x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 9, कितना आंसर आएगा 4 जा 36, 6 बचा पॉइंट 6 जा 56, सॉरी 54, 6 बचा फिर से 7 जा 63 नहीं होगा, 6 जा कितना पड़ेगा 56, फिर 6 जा 6, यानी 4.66 जितना डिस्प्लेसमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हैं 4.67 मीटर। समझ आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े, हरी आप। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, क्वेश्चन वही का वही है, बस अब हमें बोल दिया गया है कि इस बलून का मास कैपिटल M है और इस छछूंदर का मास स्मॉल m है, मतलब बंदर का, ठीक है, इसका स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M मास है, और ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल L। क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून विल शिफ्ट डाउन, आपके ऑप्शंस है ये आपको खुद क्वेश्चन नोट देख लेते हैं। अब यहां पे एक रखा गया है वेज, इसको हम क्या कहते हैं वेज, एक ट्रायंगुलर शेप का खिलौना होता है ना जो, वो है वेज, इसको एक सरफेस पे रखा गया है जिसका हमको स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0। बच्चा ये अगर 0 दिया जाएगा इसका मतलब ये सरफेस कैसी हो जाएगी फ्रिक्शनलेस, अरे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इनटू n, पढ़ रखा है ना, अगर ये 0 हो गया तो फ्रिक्शन 0, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस दी गई है, इसका बेस हमको दिया हुआ है 2.2 मीटर, इसका मास दिया हुआ है 10m, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है जिसका मास है m, इन शॉर्ट ये ऑब्जेक्ट का मास इससे, ये वेज का मास इससे 10 गुना ज्यादा है। अब ये नीचे डिस्प्लेस करेगा, ओके, आपको क्वेश्चन पूछा गया है बाय व्हाट डिस्टेंस द वेज मूव when object comes at the lowermost position। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0.1, 0.2, 0.01 या तो 0.02। चलिए क्या आप ये कर सकते हैं? बाकी सब कंडीशन सेम है कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है और एफ नेट 0 है। अच्छा कैसे करेंगे इसको? देखो हमको क्या पूछा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां आ जाएगा उस समय ये ऑब्जेक्ट कितना पीछे जाएगा। अब अच्छा लो, जब कोई चीज स्लाइड कर रही है तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स तो 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के कारण ये वेज इधर शिफ्ट होगा, है क्या नहीं? तो चलो मैं बोल देता हूं कि ये x मीटर इधर शिफ्ट हो रहा है। तो अगर नेट फोर्स 0 है, अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो भी 0 होगी। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू 0। पूरा सही है? ओके। अच्छा ये r1 r2 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? तो बच्चा जब ये नीचे आ रहा है ना तो हम तो एक्चुअली इसको देखेंगे कि ये कितना आगे बढ़ा।
हमके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर ये यहां से यहां आएगा तो वो सपोज करो कि इसकी अगर मेरे को लेंथ दी होती कुछ 5 मीटर, जस्ट फॉर एग्जांपल, दी नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो डिस्प्लेसमेंट 5 होता, लेकिन वो तो वेज के रिस्पेक्ट में होता। क्या वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता? नहीं। अगर ये यहां से यहां आ जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 2.2 मीटर आगे चला? हमें डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चाहिए होती? ग्राउंड के लिए। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं ग्राउंड के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आने में 2.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ आ रहा है? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। अच्छा, सो m1, चलो मैं वेज को ले लेता हूं। m1 कितना है? 10m। r1 वेज कितना शिफ्ट हो रहा है पीछे की तरफ? -x प्लस m2, m2 कितना है? m। r2, अब अच्छा r2 मतलब क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। ये कहां जा रहा है? देखा जाए तो ये आगे जा रहा है, ग्राउंड के हिसाब से ये आगे जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, ये आगे ये पीछे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, दिस का माइनस दिस। सो हम यहां पे क्या ले लेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट 2.2 माइनस x। 2.2 क्यों लिया इसका ध्यान से सुनो। अगर ये ऑब्जेक्ट उधर का उधर ही लेता, अगर मैं इसको पकड़ के रखता तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आता, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट होता? ग्राउंड के हिसाब से तो ये यहां से यहां आया, सो जमीन के हिसाब से तो ये सिर्फ 2.2 मीटर आगे बढ़ा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये 2.2 आगे बढ़ा और ये थोड़ा पीछे गया, ये आगे बढ़ा ये पीछे गया, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मैं उसको थोड़ा सा पीछे खींच के लेके जा रहा हूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो माइनस ही हो जाएगा ना। सो 2.2 माइनस x, समझ आया? जो अभी तक सब में कर रहे थे भाई, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? -10mx प्लस, इसको वहां लेके जाऊं, ये पूरे टर्म को वहां ले जाता हूं, तो -m 2.2 माइनस x, ये माइनस माइनस कट, mm कट, क्या बचा? 10x इज इक्वल टू 2.2 माइनस x, इसको यहां ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 11x हो जाएगा। 10 प्लस 1 11x इज इक्वल टू 2.2, x इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाय 11, पॉइंट को नीचे लेके आओ तो 1 1 10 हो जाएगा। सो 11 10 सा 11 2 सा, आंसर आ गया 0.2। सो आपका सही आंसर क्या हो गया? 0.2 मीटर। बस लोग समझ आ रही है सारी कहानियां? देखो ये क्वेश्चन सब एक तरीके से है, बट एक बार हमने लीनियर, हमने एक बार x डायरेक्शन का मोशन लिया, एक बार हमने y डायरेक्शन का मोशन लिया, और इस बार हमने x और y दोनों का लिया। तो उस समय क्या करना है? तरीके सेम हैं बट सिचुएशन अलग अलग है। एग्जाम में तो कोई भी कंडीशन सिचुएशन दी जा सकती है, तो हर सिचुएशन में हमें आंसर आवे, इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। यहां तक की कहानी क्लियर? अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बोर्ड दे रखी है, अब यहां पे भी एक इंसान खड़ा है और इस कोने पे भी एक इंसान खड़ा है, वो बहुत लंबा इंसान है, और ये बेस का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 4 मीटर। ओके, मैं इसको ले लेता हूं M, इसको ले लेता हूं G, BG लेता हूं, चलो बॉय एंड गर्ल। अब इसका वजन है 60 kg, चलिए काम करते हैं, इसका 50 kg और इसका लेते हैं हम 60 kg। ठीक है, गर्ल ज्यादा भारी है ना, उसका मुंह देखो बड़ा है, भारी है ना। अच्छा, और बोर्ड का वजन है 40 kg। कहा जा रहा है कि B and G moves towards the center of board, find the displacement of board if initially the system is at rest।
ऑप्शन दिए हैं आपको 11 सेंटीमीटर फॉरवर्ड या 11 सेंटीमीटर बैकवर्ड या तो फिर 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड या तो 13 सेंटीमीटर बैकवर्ड। अब भाई यहां पे 3 ऑब्जेक्ट आ गए। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें 2 ऑब्जेक्ट थे, अब यहां पे 3 ऑब्जेक्ट आ गए, मतलब ये पूरा सिस्टम है और ये 3 पार्टिकल। अब हमें कहा जा रहा है कि बी और जी दोनों सेंटर पे चल के आ रहे हैं। सपोज करो ये सेंटर है और ये यहां चल के आ रहा है, तो सेंटर का क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर और ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। बोलो सही है, ओके। अब जब ये चीज हो रही है उस समय बोर्ड कितना डिस्प्लेस हो रही है और कहां पे हो रही है, आगे या पीछे, अब मुझे भी नहीं पता। चलो हम मान लेते हैं मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में ले लेता हूं, x इधर ले लिया, तो इस समय भी नेट फोर्स 0 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 का 0 ही रहेगा। यस और नो? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इस बार 3 ऑब्जेक्ट है तो m3 r3 ये क्या हो जाएगा टोटल 0। बस वैल्यू पुट कर दो। इतना याद रखना कि r1 r2 r3 जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखना है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और हमको जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो m1, चलो इसको m1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 r1। बच्चा लोग ध्यान देखना, ये इधर चल रहा है, बोर्ड इधर चल रही है, तो 2 माइनस x कर दो, नेट डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस x प्लस m2 r2, m2 शुरू में बोर्ड को ले लेता हूं, सो m2 हो गया 40 और r2 मतलब कितना हो गया x, और ये पीछे की तरफ है तो माइनस x। बोलो सही है, ओके। प्लस m3 में इसको ले लेता हूं, सो ये 60 एंड इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 2 प्लस x हो जाएगा 2 प्लस x। देखो ये भी इधर चल रही है, बोर्ड भी इधर चल रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐड हो जाएगा, सो 2 प्लस x। लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड में, तो मुझे इसको माइनस लेना पड़ेगा। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ओके। तो बस इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से क्या होगा 100 माइनस 50x माइनस 40x प्लस माइनस माइनस 62 जा 120 प्लस माइनस 60x, ये प्लस माइनस माइनस, हाँ, तो माइनस 120 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। 100 माइनस 120 माइनस 20 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 60 150x, लेकिन माइनस 150x ये वहां ले जाते हैं, यानी कि 150x इज इक्वल टू प्लस 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय माइनस 150, ये गया, ये कितना आ जाएगा 2/15। एक तो आंसर माइनस में है, दूसरा 2 डिवाइड बाय 50 कितना होगा 0.1 20 15 5 50 50 के लिए क्या पड़ेगा 3 सा 45.13 मीटर। बच्चा हमने जो डिस्प्लेसमेंट देखा है वो मीटर में देखा है, ऑप्शन किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो एक चीज तो पता चल गई है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब आप बताओ कि क्या होगा, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? फॉरवर्ड। यस, इट विल बी फॉरवर्ड। बच्चा लोग हमने डायरेक्शन पीछे वाली एज्यूम की है, लेकिन इस समय आंसर आ गया नेगेटिव।
मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत है, एक्चुअल में उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो एक्चुअल डायरेक्शन ये होने वाली है। सो आंसर विल बी 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड। समझ आ रहा है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो, साइन के ऊपर मत जाना कि माइनस आया तो लेफ्ट ले लो, प्लस आया तो राइट ले लो, नहीं। ये देखो कि आपने कौन से डायरेक्शन में एज्यूम किया है। अगर प्लस है तो आपकी डायरेक्शन सही है, अगर माइनस है तो आपकी डायरेक्शन गलत है। समझ आया? तो बच्चा लोग इस तरह के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी ढूंढने को बोली होगी और इसकी वेलोसिटी होगी। तो जहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है बस वहां पे क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। वहां पे भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ यहां पे? ओके। तो चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं और इस तरह के क्वेश्चंस भी यहां पे खत्म होते हैं। थैंक यू।